तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज की इस एपिसोड में। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया साथियों। कंफ्यूजन क्या हो गया कि ये जो क्लास है वो टीचर्स एकेडमी पर भी लगा दी गई और टीजीटी पीजीटी एकेडमी पर भी लगा दी गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वहां पर वेट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, शुरू करते हैं। हो गया साथियों, कंफ्यूजन क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारवां। फटाफट आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल किस युग को कहते हैं? ये आज का सबसे पहला सवाल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल किस युग को कहते हैं? ये आज का सबसे पहला सवाल है। बताएं फटाफट आप लोग। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, रीतिकाल में उत्तर मध्यकाल किस युग को कहा जाता है? रीतिकाल से संबंधित यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, भाषा विज्ञान या कई तरह के चैप्टर्स हैं उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। और अब जो हम लोगों की शुरुआत हो रही है वह कहां से हो रही है? रीतिकाल से हो रही है। रीतिकाल को हमने देखा कि यह भक्तिकाल के बाद में आता है और आधुनिक काल के पहले आता है। इस वजह से भी इसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है, क्योंकि मध्यकाल के उत्तर में आता है। कहां आता है? मध्यकाल के उत्तर में आने की वजह से इसको उत्तर मध्यकाल के नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है। अब आता है कि इसको क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। आसान सा सवाल था। रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 से 1843 ईस्वी तक किसने किया? यानी सबसे पहला जो निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? रीतिकाल का। यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। रीतिकाल का सर्वप्रथम काल निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? चलिए फटाफट सवालों के जवाब लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं सब। तो यहां पर बात की गई है कि सबसे पहले समय निर्धारण किसने किया, यानी रीतिकाल का काल विभाजन जो है वह किसने किया सर्वप्रथम? तो देखिए, इसके पहले अगर देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बाद में आते हैं, रामविलास शर्मा भी बाद में आते हैं, नगेंद्र भी बाद में आते हैं। और इस अकॉर्डिंग अगर देखें, इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसमें सबसे पहले जो आते हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल इसमें पहले आ जाते हैं। चलिए, क्या है कि रीतिकाल का सर्वप्रथम सीमा निर्धारण 1643 ईस्वी में से 1843 ईस्वी के बीच में किसने किया? तो वह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो चलिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी साथी जो वेट कर रहे हैं क्लास का उनको क्लासेस मिल सकें। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल लेते हैं कि मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा रीतिकाल का नामकरण किया गया, जिसमें मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का जो निर्धारण किया वो श्रृंगार के आधार पर किया या फिर अलंकार के आधार पर किया। कला काल और रीतिकाल तो मिस्र बंधुओं के द्वारा नामकरण नहीं किया गया था। अब यहां पर उन्होंने अलंकारों को ध्यान में रखते हुए इसे अलंकृत काल कह दिया था। क्या कह दिया था? अलंकारों को ध्यान में रखते हुए इसे मिस्र बंधुओं ने क्या कह दिया था? अलंकृत काल कह दिया था। ठीक है, रीतिकाल के विभिन्न नामकरण हैं। जैसे विश्वनाथ जो है वो क्या करते हैं? तो बाबा विश्वनाथ करते हैं श्रृंगार, तो श्रृंगार करते हैं इस वजह से इसका नाम हम क्या कह देंगे? विश्वनाथ के अनुसार श्रृंगार काल भी नामकरण हो जाएगा। ठीक है,
रीतिकाल की शुरुआत जो होती है वह कब से मानी जाती है और कौन से कवि इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कह दिया था, इसे रीति काव्य कहा था। क्या कहा था? रीति काव्य किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे क्या कहा था साथियों? रीति काव्य कहा था। इसी तरीके से मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। रीतिकाल का नाम रीतिकाल रखने वाले कौन हैं? तो आचार्य शुक्ल ने इसे रीतिकाल का ही नाम दिया था। अब कला काल नाम किसने दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम क्या दिया है? कला काल दिया है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, बी ऑप्शन। रामकुमार वर्मा ने रीतिकाल को किस संज्ञा से अभिहित किया था? रामकुमार वर्मा ने किस संज्ञा से अभिहित किया? तो रामकुमार वर्मा ने भी इसे कला काल के नाम से अभिहित किया है। बाकी ये सब हो चुके हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या दिया? काव्य कला काल। क्या कहा? काव्य कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। इस आधार पर यहां पर राइट हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर एक चीज हमें याद रखने वाली है। कौन सी चीज? कि किसका जो प्रवर्तन है वो तो हमको मालूम चल गया, लेकिन इसकी डेट भी याद रखनी चाहिए कि रीतिकाल की परंपरा की शुरुआत कहां से मानी जाती है। अब जब रामचंद्र शुक्ल आते हैं तो उन्होंने कहां से माना और किसके द्वारा माना? तो 1541 कृपाराम को समय के आधार पर, यानी अगर डेट के हिसाब से देखेंगे तो कृपाराम ही कौन है? रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। 1555 से 1617, 1555 से 1617 का जो समय है इसे हम किसके अंतर्गत मानते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह जिनका समय है रचना काल की व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशव दास को इन्होंने क्या माना? रीतिकाल का प्रवर्तक माना। ठीक है, यहां एक चीज समझने वाली है कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना, क्योंकि वो मानते थे कि केशव अलंकारवादी हैं और रीतिकाल का जो प्रवर्तन हुआ वह श्रृंगार से हुआ, यानी रसों के माध्यम से हुआ। तो इस प्रकार से वो किसको मानते हैं? चिंतामणि को मानते हैं, जिनका समय 1643 है। चिंतामणि का समय, जिनका समय 1643 है, उनसे ही अखंड परंपरा चलाने के दृष्टि से किससे मानते हैं? तो अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है कि भक्ति रीतिकाल का प्रवर्तक। तो चिंतामणि को अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। केशवदास जो है वह नगेंद्र ने केशवदास को माना व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से, और कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को माना गया रीतिकाल का प्रवर्तक। अब श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो बाबा विश्वनाथ का होता है श्रृंगार। तो इस प्रकार से उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अगला सवाल है, शुक्ल जी ने किस कवि को सूफी परंपरा का अंतिम कवि माना है? सूफी परंपरा का अंतिम कवि शुक्ल जी ने किस कवि को माना है? अब देखिए यहां पर एक कवि आ जाते हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद
नाम क्या हो जाता है? नूर मोहम्मद। इनकी रचना का नाम क्या है? अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी जो है यह और इन्हीं की रचना को क्या कहते हैं शुक्ल जी? किस कवि ने सूफी परंपरा का अंतिम रचना माना? तो नूर मोहम्मद की कृति के आधार पर उन्होंने इनकी अंतिम रचना मान लिया। अब यह भी एक सवाल उठता है कि अंतिम कृति किसको मानते हैं शुक्ल जी? शुक्ल जी, रीतिकाल की अंतिम कृति किसको मानते हैं? यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि नूर मोहम्मद की किस काल के सूफी कवि हैं? नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? तो ये रीतिकाल के सूफी कवि हैं। नूर मोहम्मद किस काल के सूफी कवि हैं? तो यह रीतकाल के हैं। अगला सवाल है, ललित ललाम किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? ललित ललाम किस कवि की महत्वपूर्ण रचना है? अब देखिए, इसमें एक रचनाकार आपको मिलेंगे जिनका नाम क्या है? मतिराम है। ठीक है, मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण। मतिराम चिंतामणि और भूषण, इन्हें हम त्रिपाठी बंधु या सहोदर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, त्रिपाठी बंधु या सहोदर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। और ये जो मतिराम हैं, इन्होंने सारी रचनाओं को किसी न किसी आश्रयदाता को समर्पित किया है। जैसे फूल मंजरी। फूल मंजरी एक इनकी रचना है। किसकी है? मतिराम की। ध्यान रखिएगा, रचना का नाम क्या है? रचना का नाम है फूल मंजरी। पूछा जाता है कि फूल मंजरी जो रचना है किसको समर्पित है? तो 60 दोहे में यह जहांगीर पर आधारित है। 60 दोहे में किसी फूल का वर्णन किया गया है। इन्होंने एक रचना है रसराज। रसराज जो है वह बिना आश्रय दाता के इसकी रचना की है, यह भी पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक रचना लिखी है ललित ललाम। रचना का नाम है ललित ललाम। तो ये भाव सिंह हाड़ा के आश्रय में इसको लिखा था। इसके अलावा ललित ललाम, फिर आती है सतसई को इन्होंने किसके दरबार में लिखा? तो सेठ भोगनाथ के आश्रय में सतसई का निर्माण किया इन्होंने। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से अलंकार पंचाशिका का निर्माण इन्होंने किसके राज दरबार में किया? तो ज्ञानचंद्र के। किसके आश्रय में? तो ज्ञानचंद्र के आश्रय में इन्होंने अलंकार पंचाशिका का किया। इसके अलावा वृत्त कौमुदी और साहित्य सार की रचना इन्होंने किसमें की? वृत्त कौमुदी और साहित्य सार की रचना इन्होंने किसमें की? तो इन्होंने यह रचना जो है स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में की। स्वरूप सिंह बुंदेला। अब एक सवाल जो इसमें सबसे अधिक पूछा जाता है कि वह कौन सी रचना है जो बिना किसी के आश्रय में की गई है? वह कौन सी रचना है जो बिना आश्रय में की गई? तो रसराज जो है वह बिना किसी आश्रयदाता के लिखी गई। यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? घनानंद की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? चलिए अब बात करते हैं घनानंद की। तो घनानंद हमारे किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। किस धारा के कवि हैं? तो ये रीति
सिद्ध है, रीतिबद्ध है या फिर रीति मुक्त है। तो घनानंद कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। इन्होंने क्या किया कि ना ही कोई लक्षण ग्रंथ लिखा, ना कोई लक्षण ग्रंथ लिखा और ना ही कोई नियम लिखा, यानी ना तो कोई उदाहरण लिखा, ना तो नियम लिखा और ना ही उदाहरण लिखा, यानी काव्यशास्त्रीय परंपरा को उन्होंने माना नहीं। इस प्रकार से इन्होंने रीति से मुक्त होकर रचनाएं की। घनानंद की जो रचनाएं हैं उसको एक नजर में हम सब फटाफट देखते हैं कि वो कौन सी रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण घनानंद की रचनाओं में देखें तो इनकी एक रचना आ जाती है सुजान सार। सुजान के नाम से कई लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। इश्क की लता कैसी होती है? तो इश्क की लता घनी होती है। इश्क की लता कैसी होती है? घनी होती है। और विरह जो होती है, विरह की लीला भी कैसी होती है? बहुत घनी होती है। तो घनी का मतलब घनानंद। अब ध्यान रखिएगा, वियोग की बेल जो होती है, वियोग की जो बेल होती है वह कैसी होती है? बहुत घनी होती है। तो वियोग की बेल भी बहुत घनी होती है। कोक सार, तो कभी भी याद करें तो रचनाकारों से जोड़कर याद करें। रसकेली वल्ली। अब देखिए एक श्रीवल्ली थी, तो वो कहाँ नाचती थी? जहां कोई घनी चीज रहती थी उसी के नीचे जो है श्रीवल्ली नाचती थी। और घनी पेड़ कहाँ होते हैं? जहां पर यमुना का यश होता है। क्या होता है? जहां यमुना का यश होता है। ठीक है। अब इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में और फारसी छंद में है। विरह लीला ब्रज भाषा और फारसी छंद में है। ब्रज लीला और फारसी छंद में। ब्रज लीला जो है किसमें है? फारसी छंद में है और ब्रज भाषा में है। ठीक है, ब्रज भाषा और फारसी छंद में है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला सवाल लेते हैं। रीति मुक्त कवि हैं। रीति मुक्त कवि कौन है? केशव, घनानंद, सूदन या फिर ठाकुर। कौन सा कवि किसके अंतर्गत आता है यह भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, अगर यहां सवाल पूछा जाए कि रीति मुक्त कवि कौन है तो कौन कौन आएंगे? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सब क्या हैं? रीति मुक्त कवि हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा कि रीति मुक्त कवि इनमें से कौन है। तो रीति मुक्त कवियों ने इसमें घनानंद आ जाएंगे। घनानंद, रीति मुक्त कवियों में घनानंद भी हैं और ठाकुर भी हैं। सूदन और केशवदास नहीं, दो ऑप्शन इसमें सही हैं। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हैं? अब देखिए यहां पर एक कवि आते हैं तो ज्यादातर रीतिकालीन कवियों का हमें आश्रय भी मालूम होना चाहिए कि ज्यादातर कवि हमारे किसके आश्रयदाता हैं। अब आश्रयदाताओं में अगर हम देखें तो यहां पर शाहजी भोसला और शाहजहां के दरबार में शाहजी भोसला और शाहजहां के दरबारी कवि जो हैं, शाहजी भोसला और आपके शाहजहां के दरबारी कवि हैं। इसमें आपके कौन हैं? पद्माकर हैं, मतीराम हैं या फिर चिंतामणि हैं। तो चिंतामणि हैं जिनको हम इनके दरबारी कवि के रूप में जानते हैं। चिंतामणि की रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी के क्या थे? सहोदर थे। क्या थे? सहोदर थे।
तो इस तरीके से इनकी रचनाएं भी हमें याद रखनी होगी। किसकी? चिंतामणि की। इनकी एक रचना है जो काफी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है? कवि कुल कल्प तरु। ठीक है। अगली रचना है बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? अब ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत ही विवादित भी है और पूछा भी जाता है। तो यहां पर बिहारी में अगर दोहों की संख्या पूछी जाए तो एक तो 719 आता है, एक 713 आता है। अब इन दोनों में कौन सा सही है? यहां 712, 13, 10 और 11 ऑप्शन में है, तो इस अनुसार 713 हो जाता है। कुल अगर दोहों और पदों की संख्या की बात करें तो कुल पदों की संख्या 719 है, लेकिन दोहों की बात करें तो इसमें से अगर हम 119 में 6 घटाएंगे तो 113 आ जाएगा। 13 इसमें क्या है? सोरठा है, तो 6 सोरठा और 113 जो है दोहों का प्रयोग किया गया है। तो यह कुल पद अगर पूछे तो 719 है, अगर दोहा पूछता है तो उसकी संख्या 713 ही हो जाएगी, 713 ही हो जाएगी। कुंदन को रंग फीके लागे, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यहां पर कुंदन को रंग फीको लागे अति लागन चारु गुराई, ठीक है, किसकी है? तो यह मति राम की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी पंक्ति है? तो यह मतिराम की पंक्ति है। मतिराम को और किस नाम से जानते हैं? पतिराम के नाम से भी जानते हैं। और प्रथम ग्रंथ बच्चन सिंह ने इनका कौन सा माना है? तो यहां पर रसराज को प्रथम ग्रंथ माना, रसराज को प्रथम ग्रंथ माना। किसने माना है? तो बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने मतिराम की पहली रचना किसको माना है? तो रसराज को इनकी पहली रचना माना गया है। अगला सवाल है, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो आसान सा सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? मिश्र बंधु। अगला सवाल है, इश्कनामा के रचयिता कौन है? इश्कनामा, देखिए हमने आपसे बात किया था इश्क लता, इश्क की लता कैसी होती है? तो ध्यान रखिएगा, इश्क की लता कैसी होती है? तो घनी होती है। अगर बात करें इश्कनामा, इश्क का नाम जो होता है उसका होता क्या होता? फील होता है, यानी बोध होता है। तो इसका नामा अगर याद करना हो तो आप कैसे याद रखेंगे? बोधा के नाम से जोड़कर याद रखेंगे, तो यह आपका याद रहेगा इश्क बोधा। ठीक है। अब ये बोधा, आलम, ठाकुर, इन तीनों को हम किस में रखते हैं? रीति बद्ध या रीति मुक्त में। तो इन्हें हम रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो ये इश्क का बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। अब बात करते हैं कि जो ये हमारे बोधा साहब हैं, इनकी जो रचना है वो क्या है? तो बिरह बारिश और इश्क नामा। कौन सी दो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण? विरह बारिश और इश्क नामा। अब देखिए, इश्क का नाम जो है इसका क्या होता है? बोध होता है, और बिरह की बारिश का भी बोध होता है। अब ये सुबहान नाम की गणिका से प्रेम करते थे। तो किससे प्रेम करते थे? सुबहान नामक प्रेमिका से प्रेम करते थे, और इसी वजह से इनको क्या किया? राजा ने अपने दरबार से भी निकाल दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इश्क नामा, इश्क का नाम क्या होता है? इसका बोध होता है, और इश्क की लता कैसी होती है? घनी होती है, यानी घनानंद। रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? रीतिकाल का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए। वृंद, घनानंद, ठाकुर या फिर सेनापति, इसमें कौन है जो प्रसिद्ध है?
साथियों बात करें तो यहाँ एक कवि आपको मिलेंगे रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत, जिन्हें हम सेनापति के नाम से जानते हैं। तो रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए सेनापति जाने जाते हैं, और रीतिकाल में त्योहारों के वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं कि वर्णन के लिए कौन जाने जाते हैं, तो पद्माकर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? पद्माकर। और पद्माकर के यहाँ सबसे अधिक अच्छा वर्णन किसका मिलता है? तो फाग का मिलता है, यानी फागुन के महीने का सबसे अच्छा वर्णन मिलता है। तो सेनापति जिन्होंने कवित्त रत्नाकर लिखा है, ग्रंथ का नाम क्या है? कवित्त रत्नाकर। और कवित्त रत्नाकर किससे संबंधित ग्रंथ है? तो राम कथा से संबंधित ग्रंथ है। तो पूछा जाता है कि रीतिकाल में राम कथा से संबंधित ग्रंथ किसने लिखे हैं? तो एक तो केशव दास का नाम वहां पर आता है, और दूसरा नाम किसका आता है? सेनापति का आता है। मोहे तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्तियां हैं? मोहे तो मोरे कवित बनावत किसकी पंक्तियां हैं? तो ध्यान रखिएगा कि ये सवाल महत्वपूर्ण है। घना नंद का है, किसकी पंक्तियां हैं? घना नंद की पंक्तियां हैं। ठीक है। अति सुधौ स्नेह को मारगु हैं, अति सुधौ स्नेह को मारग हूं, ये बहुत बार पूछी गई है, घनानंद की है। और इसी तरीके से रावरे रूप की रीति अनूपिनयो, रावरे रूप की अनीति, रावरे रूप की रीति अनूपिनयो, रावरे रूप की रीति अनूपनयो, ये दोनों पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण हैं। इसी तरीके से एक और पूछा जाता है, परकाज देह को धारे फिरे परजन्य जथराज हैं दरसो। तो ये सब किसकी पंक्तियां हो जाती हैं? यह घना नंद की पंक्तियां हो जाती हैं। अगला सवाल है, भक्ति और श्रृंगार को एक साथ किस रीतकालीन कवि ने पेश किया है? भक्ति और श्रृंगार को किस कवि ने एक साथ पेश किया है? ध्यान रखिएगा। तो भक्ति और श्रृंगार की बात करें तो भक्ति में किसकी बात की गई है? राम कथा की। और राम कथा के साथ साथ श्रृंगार की बात किसने की है? सेनापति ने। और इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है? कवित्त रत्नाकर। कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में यह ग्रंथ इनका विभक्त है। रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना जाता है? अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर समय के आधार पर मानेंगे तो कृपाराम और हितरंगिणी को माना जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानेंगे तो चिंतामणि के अनुसार माना जाएगा। और केशव के को ध्यान में तुमको नगेंद्र ने माना था। लेकिन अगर सर्वांग रूप से देखा जाए तो चिंतामणि को ही रीतिकाल का आरंभकर्ता माना जाता है। अगला सवाल है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो 1650 से 1850 तक का जो समय है वह आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय है। अगला सवाल है, हितरंगिणी के रचयिता कौन हैं? तो जिसे हिंदी का पहला कवि माना जाता है रीतिकाल में, रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है समय के अनुसार, अर्थात कृपाराम की हितरंगिणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रीतिकाल में राम काव्य लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो वहां पर सेनापति हैं जिन्होंने राम काव्य लिखा है। अगला सवाल है, किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? अब देखिए, जो लक्षण ग्रंथ नहीं लिखते कवि उनको हम क्या कहते हैं? तो लक्षण ग्रंथ न लिखने वाले कवियों को हम किस रूप में रखेंगे?
तो उन्हें हम रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत रखेंगे। कैसे कवियों के अंतर्गत रखेंगे? रीति मुक्त कवियों के अंतर्गत। तो इसमें घनानंद एक ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त कवि हैं, तो उन्होंने यह रचना नहीं लिखी। लेकिन अब इनकी जो रचनाएं हैं उसको याद रखना है। अभी अभी मैंने इनकी रचनाओं को आपको याद भी कराया था। कैसे याद रखेंगे? तो इनकी सारी रचनाओं को घना शब्द से याद करना। क्या याद रखना है? घनी सी। अब एक गाना है, इश्क की लता घनी लगे रे। अब देखिए, इश्क की गली गाना है, लेकिन यहां इश्क की लता कैसी होती है? घनी होती है। ठीक है। और इश्क की बारिश बोध होता है, तो इश्क की लता घनी होती है। विरह लीला, विरह लीला, विरह लीला, तो विरह की लीला जो होती है वह भी बहुत ही घनी होती है। वियोग बेली, वियोग बेली, बेली जो होती है वो बहुत ही घनी होती है। कृपा कंद, कृपा कंद, अगर कोई आपके ऊपर कृपा करता है तो कंद भी बहुत घना होता है। रस केली वल्ली, रस केली, केली वल्ली, तो यहां पर श्रीवल्ली को हमने कहा उसका प्रेम भी बहुत घना था। यमुना यश, यमुना के किनारे जो है, जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। तो इस तरीके से घना से हम लोग याद कर लेंगे। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, पद के रचयिता कौन है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है। ठीक है, अच्छा सवाल है, बताएं। तो यहां पर अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह भी पंक्ति किसकी है? तो ये आपके जो रीति मुक्त कवि हैं, कौन है? रीति मुक्त कवि हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, बताएं। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा घनानंद। तो सलोने श्याम पारे क्यों न आवे, सलोने श्याम प्यारे क्यों न आवे, इसकी पंक्तियां हैं घनानंद की हैं। ठीक है। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? देखिए, अब आपके अगर बहुत प्रकाश ऊपर पड़ रहा है, कैसा प्रकाश पड़ रहा है? लाल लाल प्रकाश पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप जो है ऐसे एक छतरी ले लेंगे ना, तो छत्र प्रकाश लाल कवि, छत्र प्रकाश लाल कवि। जो कोऊ रसरीति को समझयो चाहे सारू, पढ़े बिहारी सतसई कविता को सिंगारू, रीति काव्य के पहचान के चिन्हों की ओर इशारा करने वाली पंक्तियां किसकी हैं? ध्यान रखिएगा। तो एक कवि हुए जिनका संबंध बिहारी से माना जाता है, और उन्होंने बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी टीका भी लिखी थी, और उनका नाम हम किस रूप में जानते हैं? तो कृष्ण कवि के रूप में उनका नाम हम सब जानते हैं। ठीक है। और तो अब हम थोड़ा सा कृष्ण कवि और बिहारी के विषय में बात कर लेते हैं। दरअसल बिहारी ने एक रचना लिखी है, सतसई लिखी है। तो सतसई की जो उन्होंने रचना की है उसमें 713 दोहे हैं। कितने? 713, और 6 सोठा मिलाकर कुल 719 दोहे मिल जाते, यानी 719 पद इसमें हो जाते हैं। सतसई जो है उसकी रचना किसलिए की गई थी? तो राम सिंह, जय सिंह के पुत्र, जय सिंह के पुत्र राम सिंह के लिए, किसके लिए की गई थी? जय सिंह के पुत्र राम सिंह
को शिक्षा देने के उद्देश्य से, को शिक्षा देने के उद्देश्य से इसकी रचना की गई थी। किसकी? बिहारी सतसई की रचना की गई थी। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें मंगलाचरण भी है। क्या है? मंगलाचरण भी है। और मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो इसमें सरस्वती माँ की स्तुति की गई है। मेरी भवभादा अरव राधा नागर सोई, जातन की ध्याई पर हरिदुत श्याम हरिदुति होय। अब एक सवाल यहाँ और पूछा जाता है कि बिहारी की जो सतसई है इस पर कितने लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, तो कितने लोगों ने टीकाएं लिखी हैं? तो टीका से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। बिहारी सतसई पर टीकाओं को कितने लोगों ने लिखा है? ध्यान रखिएगा, तो बिहारी के पुत्र हैं दत्तक पुत्र और उनको शिष्य भी कहा जाता है, यानी कृष्ण कवि। तो कृष्ण कवि या फिर उनके दत्तक पुत्र, इन्होंने सवैया और कवित्त छंदों में, किसमें? सवैया और कवित्त छंदों में किसकी रचना की है? उनके सतसई की टीका की रचना की है। लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका, लाल चंद्रिका जो है, जैसा नाम है वैसे इसके कवि ही हैं, यानी लल्लू लाल ने इसका जो रचना किया वह सवैया छंद में करते हैं और उसका नाम क्या हो जाता है? हो जाता है लाल चंद्रिका की है। अब ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किस सतसई ग्रंथ की भूमिका को ग्रियर्सन ने लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, लल्लू लाल की जो लाल चंद्रिका है इसकी भूमिका ग्रियर्सन ने लिखा था। भूमिका कौन लिखते हैं? तो ग्रियर्सन लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, लाल चंद्रिका की भूमिका कौन लिखते हैं? तो लाल चंद्रिका की भूमिका ग्रियर्सन लिखते हैं। इसी तरीके से बिहारी, बिहार नाम से एक इनकी टीका मिलती है। क्या मिलती है? बिहारी बिहार के नाम से एक टीका मिलती है। अंबिका दत्त व्यास की टीका है, अंबिका दत्त व्यास की टीका है। और यह जो है किस छंद में लिखी गई है? तो साथियों, यह जो बिहारी बिहार है यह रोला छंद में लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से बिहारी रत्नाकर की बात करें, बिहारी रत्नाकर की बात करें, बिहारी रत्नाकर ये सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती। क्या मानी जाती साथियों? सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है। अगर आपसे पूछे कि बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका कौन सी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और ये किस छंद में लिखी गई है? तो आप बताएंगे यह सवैया छंद में लिखी गई है। किस छंद में लिखी गई है? तो बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ रत्नाकर की सबसे प्रामाणिक टीका है। फिरंगे सतसई आनंदीलाल शर्मा ने, आनंदीलाल शर्मा ने क्या लिखा? फिरंगे सतसई लिखा, फिरंगे सतसई लिखा, फिरंगे सतसई लिखा। याद रखिएगा कि यहाँ पर फिरंगी लोग बहुत ही आनंदित रहते थे, हमेशा मस्ती में रहते थे। तो आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगे सतसई लिखा है। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कृष्ण कवि जो इनके दत्तक पुत्र थे और इनके शिष्य भी थे, उन्होंने यह लिखा है। अगला है रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? किसे? रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन किसे रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों लोगों ने चिंतामणि को ही माना है, और केशव को किसने माना है? नगेंद्र ने माना है। और समय के आधार पर कृपाराम को माना गया है। और अगर पूछे कि भाई एक मत से, तो चिंतामणि को। रीतिकाव्य की पूर्व परंपरा में नंददास की रसमंजरी से पहले किस कवि को माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भक्तिकाल में एक ग्रंथ आता है, भक्तिकाल में कृष्ण काव्य के अंतर्गत एक ग्रंथ आता है जिसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका? साहित्य लहरी। क्या नाम था? साहित्य लहरी,
जिसमें नायिका भेद से संबंधित किसका वर्णन किया गया है? नायिका भेद से संबंधित वर्णन मिलता है साहित्य लहरी में। ठीक है, तो साहित्य लहरी में, अब यह साहित्य लहरी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो रीत या नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। तो सूर की जो साहित्य लहरी है यह रसमंजरी से पहले का ग्रंथ होता है। हिंदी का प्रथम उपलब्ध कवि शिक्षा ग्रंथ हित तरंगिणी 1598 में किसकी रचना है? देखिए ध्यान रखिएगा, हिंदी का प्रथम उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ, हिंदी का पहला उपलब्ध शिक्षा ग्रंथ क्या नाम है? हित तरंगिणी। देखिए अगर आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे तो आपका हित हो जाएगा, नहीं हित नहीं होगा तो कृपाराम क्या हो जाएगा? हित तरंगिणी। और समय के आधार पर इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगला सवाल है कि अकबर के नवरत्नों में से एक और बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि जो अकबर के नवरत्न हैं उनमें से कौन कौन से कवि हैं जो अकबर के नवरत्नों के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, अकबर के जो नवरत्न हैं इनको हम किस काल में रखते हैं? तो मुख्यतः ये सब रीतिकाल के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? रीतिकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर के नवरत्नों में से एक और बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद कौन लिखते हैं? रहीम लिखते हैं, जो कि रीतिकाल के जो उनके जीवन के कवि हैं, अकबर से संबंधित जो कवि हैं वह आपके इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको लेते हैं। अगला सवाल है, हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया है? नक्सिक परंपरा का सूत्रपात किस कवि ने किया है? हाँ, चलिए अब देखिए, तो अकबर के दरबारी कवि एक मिलते हैं और गंग कवि। कौन मिलते हैं? गंग कवि। तो गंग कवि ने ही हिंदी में नक्सिक परंपरा के वर्णन की शुरुआत की है। किसके द्वारा की गई? गंग कवि के द्वारा। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया किस प्रसिद्ध कवि की रचनाएं हैं? साथियों, हम बात करेंगे यहां पर तो रीति मुक्त धारा के कवि, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में, तो रीति बद्ध कवियों में एक नाम हमारे पास आता है जिसको हम क्या कहते हैं? केशव कहते हैं। क्या कहते हैं? केशव दास कहते हैं। तो यह जो ग्रंथ है वह केशव दास का है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया किसके ग्रंथ हैं? तो केशव दास के हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? यह किसकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं? तो यह आप जानते हैं केशव दास की ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। पद्माकर किसकी रचना है? ललित ललाम, सतसई, रसप्रिया और जगत विनोद। पद्माकर की रचना का नाम क्या है? पद्माकर। एक चीज आपको याद होना चाहिए कि पद्माकर को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, किस प्रकार का कवि मानते हैं पद्माकर को, यह भी हमको मालूम होना चाहिए। बताइए। तो यहां पर पद्माकर को हम किस धारा के कवियों के अंतर्गत रखेंगे? किस धारा के कवियों के अंतर्गत रखेंगे? तो इन्हें हम पद्माकर के अलावा क्या कहते हैं? पद्माकर भट्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्माकर भट्ट के नाम से जानते हैं। इनकी रचनाओं को अगर देखें तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, हिम्मत बहादुर विरुदा हिम्मत बहादुर बिरदावली
पद्माभरण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह बिरुदावली, कलिपच्चीसी, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। अब ये जो रचना है बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या है? राम रसायन। तो इसे वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद कहा जाता है। पूछा जाएगा कि रीतिकाल में वाल्मीकि रामायण का छायानुवाद किसने किया है? पद्माकर को हम त्योहारों के वर्णन के लिए जानते हैं, और उसमें भी सबसे अच्छा वर्णन ये किसका करते हैं? फगुए का करते हैं, यानी फाग का करते हैं, होली का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? तो ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? तो यहां ध्यान रखिएगा कि ललित ललाम, मतिराम, ये थोड़ा सा जो टोन है वह मिल रहा है। तो मतिराम जो है यह ललित ललाम हो गए। अब ध्यान रखना है कि मतिराम जो हैं इनकी रचनाएं भी जितनी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। मतिराम किस तरह के कवि हैं यह भी याद होना चाहिए। और एक रचना इनकी वह कौन सी है इनकी जो बिना किसी आश्रय के लिखी गई है? तो सारी रचनाएं तो आश्रय में लिखी हैं। कौन सी रचना बिना किसी आश्रय की इन्होंने लिखा है? तो रसराज जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है वह बिना किसी आश्रय के लिखा है। ठीक है, तो इसके अलावा रसराज, ललित राम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। फूल मंजरी जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको जरूर याद रखिएगा। फूल मंजरी जो ग्रंथ है इसमें 60 दोहों में किसी फूल का वर्णन किया गया है। और किसके आश्रय में किया गया था? तो जहांगीर के आश्रय में। आगे के सुकवि रिझी हैं तो सुकविताई है, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। रीतिकाल की सबसे बड़ी बात यही रही कि इन कवियों ने कहा कि अगर जो सुकवि हैं यानी जो राजा हैं वो हमारी कविता को सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो ये कविता है, और नहीं समझते तो इसी बहाने हम लोग भगवान का भजन कर ले रहे हैं। तो यह आचार्य भिखारी दास के द्वारा कहा गया कथन है। आचार्य कवि नहीं है, यानी ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आचार्य हैं और कुछ ऐसे हैं जो केवल कवि हैं। तो कौन सा आचार्य कवि नहीं है, यानी जो दोनों न हो। तो घनानंद जो हैं ये कवि तो हैं लेकिन यह आचार्य नहीं है। घनानंद कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव ये किस श्रेणी में आते हैं? तो ये कवि की श्रेणी में तो आते हैं लेकिन यह आचार्य की श्रेणी में नहीं आते। आचार्य की श्रेणी में कौन से कवि आते हैं? तो रीतिबद्ध, जो रीतिबद्ध कवि हैं वह किस में आते हैं? आचार्य और कवि दोनों में आते हैं। रीतिकाल की काव्य भाषा क्या है? देखिए, आदिकाल की काव्य भाषा ब्रज थी, भक्ति काल की ब्रज और अवधि थी, रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रज है, यानी और भाषाओं का प्रयोग तो किया गया लेकिन बहुतायत ब्रज का ही प्रयोग मिलता है। विरह बारिश, बोधा, आलम के लिए आलम का शिल्प क्या है?
इन दोनों रचनाओं में बताना है कि किस टाइप की रचना है। तो ध्यान रखिएगा, रीतिकाल का जो एक सबसे महत्वपूर्ण भाग था, प्रवृत्ति थी, वो क्या थी साथियों? मुक्तक परंपरा। यानी ज्यादातर रचनाएं जो हैं वह मुक्तक परंपरा में लिखी गई हैं। लेकिन यहां पर बिरह बारिश बोधा की और आलम के लिए आलम की यह प्रबंध काव्य है, यानी प्रबंध तरह की रचनाएं हैं। तो विरह बारिश बोधा और आलम के लिए आलम का शिल्प क्या है? तो प्रबंध काव्य है। कौन सा ग्रंथ समस्त काव्यांगों का विवेचन नहीं करता? कौन सा ग्रंथ समस्त काव्यांगों का विवेचन नहीं करता है? काव्यांग का मतलब क्या होता है कि विभिन्न काव्य के अंग, जैसे रस, छंद, अलंकार, नायक नायिकाओं का भेद, ये सभी कुछ किसी ग्रंथ में हो तो उसको हम काव्यांग कहेंगे। तो कौन काव्यांग का वर्णन नहीं, विवेचन नहीं करता? तो केशव की केशव कविप्रिया करती है, काव्य निर्णय भिखारी दास का भी करता है, भाव विलास देव का भी करता है, ये कि सतसई जो है जयसिंह के पुत्र के लिए यह रचना लिखी गई थी। 719 कुल पद हैं, जिसमें 713 दोहे और 6 सोरठे हैं। तो बिहारी सतसई जो है वह सभी काव्यांगों का प्रयोग नहीं करता और यह मुक्तक परंपरा का ग्रंथ है। कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ नहीं है? कौन सा अलंकार विवेचन करने वाला ग्रंथ नहीं है? चलिए आज कुछ आपको याद करवा देते हैं कि अगर रीतिकाल में आपसे अलंकार वाले ग्रंथ पूछे तो आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा ग्रंथ इसमें अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, यानी कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। यानी अलंकार निरूपक ग्रंथ अगर पूछा जाए, रस निरूपक ग्रंथ अगर पूछा जाए, छंद निरूपक ग्रंथ अगर पूछा जाए तो आप तुरंत यहां पर बता सकें। चलिए आपको याद करा देंगे यास, अलंकार निरूपक ग्रंथ अगर साथियों आपसे पूछे तो आप कैसे याद रखेंगे? अलंकार का मतलब क्या होता है कि आभूषण, यानी उससे क्या बढ़ेगा? सौंदर्य बढ़ेगा, इतना याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला ग्रंथ है हमारा भाषा भूषण। तो अगर देखिए यहां क्या लगा हुआ है? भूषण लगा हुआ है, भूषण आभूषण। तो भूषण क्या करता है? किसी भी चीज का सौंदर्य बढ़ाने का काम करता है। तो भूषण का मतलब यह भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ हो जाएगा जसवंत सिंह का। ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, ग्रंथ का नाम है ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका। अलंकार पंचाशिका। अब ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर अलंकार जो शब्द जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक रूप से अलंकार का ग्रंथ होगा। ललित ललाम, देखिए ललाम क्या है? ललित जो एक लड़का है वो लगाम पहने हुए, ललाम, ललाम का मतलब लाल लाल। एक गाना है ना, गोरी त्योहार चुनरी बा लाल लाल रे, तो लाल का मतलब यह है कि आभूषण के काम में आती है चुनरी। तो ऐसे यहां ललित ललाम है, ललाम का मतलब भी क्या हो जाएगा कि लाल रंग जो कि आभूषण के काम में आता है। तो इस तरह से हो जाएगा यह भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ। फिर क्या आता है? शिवराज भूषण। शिवराज भूषण साथियों, यहां फिर भूषण शब्द लगा हुआ है, भूषण का मतलब आभूषण, इसका मतलब यह भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है भूषण का। भाषा भूषण, भाषा भूषण, भूषण शब्द लगा हुआ है, भूषण का मतलब होता है आभूषण, मतलब यह भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। किसका है? श्रीधर कवि का है। और भाषा भूषण ग्रंथ और किसका है? तो जसवंत सिंह का भी भाषा भूषण ग्रंथ है। अलंकार चंद्रोदय, अलंकार चंद्रोदय ग्रंथ की बात करें साथियों तो अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति का ग्रंथ है, यह भी अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। इसके अलावा कर्णाभरण है। क्या है? कर्णाभरण है। अब कान में अगर कोई चीज पहनी जा रही है तो वह भी क्या है? आभूषण है, यानी यह भी किससे संबंधित ग्रंथ है? तो यह भी ग्रंथ आपका अलंकार से संबंधित है। कविकुल कंठाभरण ग्रंथ की बात करें, कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण की बात करें तो कंठ में अगर कोई चीज आप भरण किए, उसको पहने हुए हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे, सौंदर्य बढ़ाने का काम आएगा। और ये किसकी रचना है? दूल्ह की रचना है। अलंकार मनमंजरी, अलंकार दर्पण, पद्माभरण, पद्मा
भरण, ध्यान रखिएगा पद्माभरण जो ग्रंथ है, अब किसी के यहाँ कोई चीज भरी हुई है यानी वह भी उसके सौंदर्य अलंकार का काम करेगी। तो इस तरह के ये सारे ग्रंथ किस तरह के हैं, अलंकार निरूपित ग्रंथ हैं। तो सवाल जो पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्रंथ भाषा से संबंधित है, कौन सा अलंकार से संबंधित है, तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकेंगे। मैंने आपको रटा दिया। तो सुजान हित जो रचना है घनानंद की, यह अलंकार से संबंधित ग्रंथ नहीं है। कौन से ग्रंथ में समस्त रसों का विवेचन हाँ, चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ग्रंथ में समस्त रसों का विवेचन नहीं है। यानी यहां पर बात की जा रही है कि रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं, यानी रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करनी है, यानी रस विवेचन से संबंधित ग्रंथों का वर्णन करना है। चलिए बात करते हैं कि किस ग्रंथ में रस का विवेचन किया गया है, रस से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं। तो रस निरूपक ग्रंथों की बात करें तो एक ग्रंथ है सुधा निधि। सुधा निधि, अब सुधा का मतलब पृथ्वी होता है और सुधा का निधि क्या होता है, पानी होता है, और पानी का मतलब क्या होता है, रस होता है। तो सुधा निधि तोष निधि की रचना है जो कि रस विवेचन से संबंधित है। रसराज मतिराम की रचना है। रसराज जिसमें रस शब्द लगा हुआ है, रस विवेचन से संबंधित ग्रंथ है। भाव विलास, अगर आप किसी के साथ विलास करते हैं तो विलास में क्या होता है, बड़ा रस मिलता है। तो यह भी आपका देव का ग्रंथ हो गया। भवानी विलास ग्रंथ अगर बात करें, भवानी विलास की बात करें तो विलास में क्या मिलता है, रस मिलता है। इसी तरीके से रस की बात करें तो रस विलास, तो यहां पर रस तो पहले ही लगा है, तो जहां भी विलास लगा है, विलास का मतलब हो जाएगा रस के लिए विलास होता है, देव की रचना हो जाएगी। श्रृंगार निर्णय, श्रृंगार निर्णय की बात करें तो ध्यान रखिएगा अगर कोई श्रृंगार की हुई स्त्री आपके सामने आ जाए तो आप क्या हो जाएंगे, रस से मस्त हो जाएंगे। यानी उसमें भी क्या है, रस से संबंधित ग्रंथ है। जगत विनोद, अगर आप पूरे जगत में किसी से विनोद कर रहे हैं, हास्य विनोद कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिलता है, और हास्य विनोद में भी आपको रस मिलता है, यानी पद्माकर की रचना हो गई। इसी तरीके से व्यंगार्थ कौमुदी की बात करें, व्यंगार्थ कौमुदी की बात करें तो व्यंगार्थ में जब आप किसी से व्यंग में बात करते हैं तो व्यंग में भी क्या मिलता है, बड़ा रस मिलता है। प्रताप शाही की रचना हो गई। इसी तरीके से बात करें कि कौन सा ग्रंथ है, श्रृंगार शिरोमणि। श्रृंगार शिरोमणि, तो श्रृंगार में भी क्या मिलता है, रस मिलता है। यशवंत सिंह की विष्णु विलास, विष्णु विलास, अगर विष्णु जी किसी से विलास करते हैं तो विलास में भी क्या मिलता है, रस मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरह से अगर आप जोड़ के याद करते हैं तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। बात कर रहे हैं कि समस्त रसों का विवेचन नहीं है। अब इसमें सुजान के हित की बात की गई है, तो सुजान के हित की बात की गई जिसमें रस नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसमें सभी रसों का विवेचन नहीं, जबकि रस विलास देव की रचना, रसिक प्रिय केशव की रचना, रस सारांश भिखारी दास की रचना, ये सब राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का विवेचन नहीं है। नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथों को यहां हमें याद करना है, यानी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं। तो विविध काव्यांग के ग्रंथ कौन से हैं, रीतिकाल के ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ कौन से हैं। चलिए
अब आगे बात करते हैं कि किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद का विवेचन नहीं मिलता है। तो सुजान हित घनानंद, जाति विलास देव, सुंदर श्रृंगार सुंदर, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास। ठीक है, अब यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम सुजान के हित की बात करते हैं तो सुजान के हित की बात करेंगे तो इसमें नायक नायिका भेद नहीं किया गया है। श्रृंगार रस वर्णन की रीति को त्याग कर अंतः प्रेरणा से रचना करने वाले कवियों में कौन कवि वीर रस का बड़ा कवि है? कौन कवि वीर रस का बड़ा कवि है? ध्यान रखिए, श्रृंगार रस की वर्णन की रीति को, यानी रीति काल में तो वो रहे लेकिन रीति काल की परंपरा को उन्होंने त्याग दिया और रीति काल की परंपरा को त्याग कर अंतः प्रेरणा से उन्होंने रचना करने का प्रयास किया और वीर रस के बड़े कवि हैं भूषण। कौन कवि रीति मुक्त कवि नीति काव्य का रचनाकार है, यानी किसने रीति कविता के साथ साथ नीति कविता पर भी बात की, यानी वृंद सतसई के रचनाकार वृंद कवि। अगला है सौंदर्य प्रेम और श्रृंगार का वह बड़ा कवि कौन है जो एक दरबारी नर्तकी सुजान से प्रणय के कारण प्रताड़ित किया गया। चलिए, तो अभी भी हम लोगों ने बात किया था घनानंद की। तो ये क्या करते हैं, दरबारी नर्तकी सुजान से प्रेम करते हैं और प्रताड़ित कर दिए जाते हैं और देश निकाला इनको कर दिया जाता है। तो घनानंद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य उनके पुत्र विट्ठलनाथ के शिष्यों के जीवन वृत्त दिए गए हैं। इन ग्रंथों का साहित्यिक रूप क्या है? इन ग्रंथों का साहित्यिक रूप क्या है? साथियों, अगर सवाल आपको अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो इनका जो रूप पूछा गया है, टाइप पूछा गया है, किस तरह का है, तो यह वार्ता साहित्य है। क्या है? वार्ता साहित्य है। जब हम साहित्य का विभाजन करते हैं वांग्मय से जब हम विभाजन करते हैं तो किस रूप में बांटते हैं? वार्ता, साहित्य और शास्त्र। तो वांग्मय को वार्ता, साहित्य और शास्त्र 3 भागों में बांटा गया है। तो एक हो जाता है वार्ता साहित्य। दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच यह एक ऐसा कवि घनानंद है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नागेंद्र। चलिए जल्दी कमेंट करके जवाब दीजिए। देखिए, ये सवाल काफी आसान है लेकिन उसी तरह से यह कठिन सवाल भी है। चलिए, तो साथियों यहां सवाल पूछा गया है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले के बीच है एक ऐसा कवि घनानंद जो सचमुच अपनी ही पीड़ा से रो रहा है। तो यहां पर यह कथन किसका हो जाता है? तो यहां पर 50 का सी कुछ लोग कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए बाकी लोग वोट करिए भाई, क्या सही होगा? बाकी लोग वोट करेंगे, क्या होगा? चलिए, क्या जवाब दे रहे हैं आप सब? 50 का ग हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए चलिए चलिए, देखिए ये सवाल का जवाब मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है
इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। आपके ऑप्शंस हैं इसमें, अगर मान लीजिए रामचंद्र शुक्ल है तो क्या होता कि किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच में ग ही सब लोग कह रहे हैं। चलिए छोड़ता हूं एक सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप कमेंट में जवाब देंगे नेक्स्ट डे इसका सही जवाब मिलेगा। भक्तिकालीन लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति के बरक्स रीतिकाल में किस प्रवृत्ति की प्रधानता दिखती है? यानी किस प्रवृत्ति की प्रधानता इस काल में देखने के लिए मिलती है? देखिए यहां पर यह था कि रिझिहें सुकवि तो कविताई है, ना ही तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो यहां पर क्या था कि अगर सुकवि को रिझाना था, यानी राजाओं को रिझाना था, तो राजा कैसे रिझेगा? अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति से। कैसे राजा रिझेगा? अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति से राजा रिझेगा। ठीक है। तो राजा रिझेगा कैसे कि जितना अधिक पांडित्य प्रदर्शन करेंगे उतना ज्यादा राजा इनसे रिझेगा। तो इसी तरीके से उन्होंने इनको रिझाने का काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुसह दुराज प्रजानु कौ क्यों न बढ़े दुख, दंदु रीतिकालीन राजनीतिक दुरावस्था से पीड़ित प्रजा की पीड़ा को व्यक्त करने वाली यह पंक्ति किस रचना की है? अब देखिए, ये जो ललित ललाम सुजान हित बिहारी रत्नाकर और हित तरंगिणी, तो बिहारी रत्नाकर एक टीका है बिहारी सतसई पर, यह उस पंक्ति से ली गई है। भक्तिकालीन कवियों के यहां चार रसों दास्य, संख्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर की व्याप्ति थी। ठीक है, मधुर की व्याप्ति थी, जबकि रीतिकालीन काव्य में एक ही रस प्रधान हो गया था। वह रस कौन सा है? तो यहां पर केवल एक रस प्रधान हो गया था रीतिकाल में, श्रृंगार रस। कौन कवि रीतिकालीन नीति और वैराग्य मूलक काव्यधारा का कवि नहीं है? कवि नहीं है। तो यहां पर आचार्य और कवि दोनों के रूप में हम भिखारी दास को पाते हैं। बाकी वृंद, दीनदयाल गिरी और गिरधर दास, इनको हम रीतिकाल में नीति और वैराग्य मूलक कविता के अंतर्गत रखते हैं। केशव की रचना में इनके तीन रूप दिखाई देते हैं, आचार्य, महाकवि और इतिहासकार का। ये परमार्थता हिंदी के प्रथम आचार्य हैं। केशव की प्रशंसा किसने की है? केशव की प्रशंसा इस प्रकार किसने की है? तो यह प्रशंसा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है। किसने की है? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने की है। केशव की रचना में इनकी तीन रूप दिखाई देते हैं, आचार्य का, महाकवि का, इतिहासकार का। ये परमार्थता है हिंदी के प्रथम आचार्य हैं, आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
चलिए साथियों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, केशव काव्य में दुरूहता और अस्पष्टता को किसने रेखांकित किया? केशव काव्य में दुरूहता और अस्पष्टता को किसने व्याख्यायित किया? तो आप जानते हैं कि उनके काव्य को उन्होंने क्या कहा कि बहुत ही कठिन काव्य है, कठिन काव्य के प्रेत इत्यादि की अवधारणा भी बनती है। भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और ना ही उनके व्यंजक, व्यापार और चेष्टाएं। यह किस साहित्य इतिहासकार की पंक्तियां हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है यह भी, सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। तो भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम है और ना ही उनके व्यंजक, व्यापार या चेष्टाएं किस साहित्य इतिहासकार की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। देखिए, कुछ कथन यहां पर महत्वपूर्ण जो हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़े से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की भाषा चलती होने पर साहित्यिक है। पूछा जा सकता है कि बिहारी की भाषा को चलती भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। चलती भाषा और सरल व्यंजना, चलती भाषा और सरल व्यंजना शुक्ल जी ने मतिराम की भाषा पर कहा। किसकी भाषा पर कहा? तो मतिराम की भाषा पर शुक्ल जी ने चलती भाषा और सरल व्यंजना शब्द प्रयोग किया। साक्षात रसमूर्ति, साक्षात रसमूर्ति किसको कहा शुक्ल जी ने? तो घना नंद को साक्षात रसमूर्ति कहा। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। यह किसका कथन है? तो कथन है शुक्ल जी का। ब्रजभाषा का दूसरा कवि ऐसा नहीं हुआ, शुक्ल जी ने कहा था। प्रेम की अनिवार्चनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है, आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है। और बराती सकल कवि दूल्हा दूल्हा राय, और बराती सकल कवि दूल्ह दूल्ह राय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूल्ह के ऊपर यह कथन कहा है कि और सारे बराती हैं और ये कैसे हैं? ये सकल कवि हैं। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। अगला सवाल, कौन सी कृति भूषण की नहीं है? कौन सी कृति भूषण की नहीं है? बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा रतन बावनी। ठीक है। कौन बरिवाह पर शंभु रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। तो ये किसकी पंक्ति है? भूषण की पंक्ति है। प्रायः वीर रस के कवि हैं रीतिकाल में। माखन सो मन दूध सो जीवन है, दधि सो अधिक उर ईठी, जा छवि आगे सुधाकर छेछी, समते सुधा वसुधा सब मीठी, अपने सरस नाद सौंदर्य छंद गति और शब्द वर्णमैत्री के लिए किस रीतकालीन कवि को याद किया जाता है? तो देव, आचार्य देव।
नैन नचाए कह मुस्काई लला फिर आई हो खेलन होरी। आप जानते हैं कि पद्माकर जो है फाग और त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण है। गुल गुली गिल में गलीचा है, गुलीचन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। यह प्रसिद्ध पद किस कवि का है? किसका है? बहुत महत्वपूर्ण पद है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। किसका है? पद्माकर का है। तो गुलगुली गिल में गलीचा है, गुलीजन है, चांदनी है, चिक है, चिरागन की माला है। किसका है? पद्माकर का है। पद्माकर क्या करते हैं? तो फाग का वर्णन करते हैं। तो फागुन के महीने में ही ऐसा माहौल मिलता है, इस तरह से इसको याद रखना है। काव्य कवि के वर्ग में रखे गए निम्न में किस कवि को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीति सिद्ध कवि कहा है? किसको रीति सिद्ध कवि कहा गया है? तो यहां ध्यान रखिए, बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा गया है, जबकि बच्चन सिंह इनको क्या कहते हैं? क्लासिकल कवि कहते हैं। क्लासिकल कवि कहते हैं या फिर अभिजात्य कवि कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के संग्रह पर टिप्पणी की है? एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है। तो बिहारी की रचना पर शुक्ल जी ने उनकी एक एक दोहे को एक एक रत्न माना है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। काव्य शास्त्रीय अभ्यास से काव्य निर्माण करने वाले कथित कवियों पर यह प्रहार किस कवि ने किया है? तो यहां पर असनी वाले ठाकुर यानी शुक्ल जी ने 3 ठाकुर का वर्णन किया था। ये असनी वाली ठाकुर हैं, यानी 65 का वी। रीतिकालीन द्विज कवि किस धारा के रचनाकार हैं? रीतिकालीन कवि तो ये रीति मुक्त है। घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर और इसमें द्विजदेव भी आ जाते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बाक नहीं। अकुंठ और एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त करने वाला यह प्रसिद्ध पद किस कवि का है? किस कवि का है? तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद का है। निम्न में से कौन सी रचना रीतिकालीन प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य नहीं है तो कौन सी है? ठाकुर ठसक यानी ठाकुर की रचना। ठाकुर ठसक ठाकुर की रचना। निम्न में से कौन रीतिकालीन संत काव्यधारा का कवि नहीं है? तो यहां पर घनानंद रीतिकालीन संत काव्यधारा के कवि नहीं है, जबकि यारी साहब, तुलसी साहब, अक्षर अनन्य तीनों रीतिकालीन काव्यधारा में संत कवियों के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, कौन कवि रीतिबद्ध हैं? रसलीन, देव, मतिराम, पजनेश, ग्वाल, सोमनाथ, घनानंद एवं बोध। तो घनानंद, बोधा ये तो आप जानते हैं कि रीति मुक्त हैं। तो 70 का जो घनानंद एवं बोधा जो है यह कवि रीतिबद्ध पूछा है, जबकि पूछना चाहिए कि रीतिबद्ध नहीं है। रीतिबद्ध नहीं है। निम्न में कौन से कवि रीति मुक्त नहीं है? रीति मुक्त नहीं है। तो यहां पर रसलीन और देव ये रीति मुक्त नहीं है, जबकि घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव ये सब रीति मुक्त हैं। निम्न में रीतिकालीन कवियों में आचार्य कवि हैं। आचार्य कवि तो भिखारी दास आचार्य भी हैं और कवि भी हैं। आलम, कासिम शाह और ठाकुर ये कौन से हैं? तो कवि हैं या तो आचार्य हैं, दोनों नहीं। किस मध्यकालीन कवि ने नायक नायिका भेद विषय काव्य परंपरा प्रारंभ होती है? तो अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा किया था। भक्ति काल में ही सूरदास की साहित्य लहरी से नायक नायिका भेद की परंपरा शुरू होती है। कौन सा कवि रीतिकालीन वीर काव्यकार नहीं है? वीर काव्यकार नहीं है तो बोधा जो है वह वीर काव्यकार नहीं है। रीतिकाल में वीर रस का कवि नहीं है। वीर रस का कवि नहीं है तो भूषण जो है वह वीर रस के कवि, वीर रस का कवि है पूछा है, तो भूषण वीर रस के कवि हैं। बिहारी, देव और घनानंद नहीं है। भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर
क्या है? भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्तर क्या है? तो प्रशस्ति है। राजाओं के ऊपर उन्होंने प्रशस्तियां लिखी हैं। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कमेंट करके जवाब दीजिए। रसनिधि किस कवि का नाम है? पृथ्वी सिंह का नाम है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन है? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। रीतिकाल का कवि नहीं है? तो नाथुराम शर्मा शंकर द्विवेदी युग के हैं। बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना की है? तो उन्होंने दोहा का प्रयोग अधिक किया है, 713 दोहों में। बिहारी सतसई की भाषा ब्रज भाषा है। रहीम किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो अकबर के नौरत्नों में एक थे रहीम, अकबर। बिहारी किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो जयसिंह। कौन रीतिकालीन नीति कवि नहीं है? तो रीतिकाल के नीति कवियों में देखें तो पद्माकर नहीं है, यह रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। मीनराज प्रधान अक्षर अनन्य विमल कीर्ति टोडरमल जैन इत्यादि कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये लोग कौन है? मीनराज प्रधान अक्षर अनन्य विमल कीर्ति टोडरमल जैन, ये रीतिकाल के गद्यकार कवि हैं। कौन है? रीतिकाल के गद्यकार कवि हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, एक वीडियो ये हो गया। एक दो पार्ट और इसका है रीतिकाल का, वो भी करवा देंगे। फिर हम लोग सीधे आधुनिक काल पर चलेंगे। आधुनिक काल पर एक दो वीडियो कराएंगे और फिर गद्य की विधाओं पर चलेंगे। कुल मिलाकर हमारा टारगेट ये है कि पूरा जो आपका सिलेबस है वो 1 या 2 तारीख को हम प्रैक्टिस करके रिवीजन करवा के समाप्त कर दें। फिर पूरे पाठ्यक्रम पर जो मॉडल है वो हम 3 दिन करवाएं, यानी 4, 3, 4 और 5 को केवल मॉडल पेपर हम लोग कराएं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल पुनः आप लोगों से इसी समय मुलाकात होती है और कल की क्लास थोड़ा सा लंबे टाइम तक कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।